नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और स्वागत है आपका एक स्पेशल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, उनके बारे में हम क्या बताएं आपको, आपसे मिलवाते ही हैं। सो वी आर वेलकमिंग इन दिस एपिसोड मिस्टर गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार तेजस्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आपके माध्यम से जिन श्रोताओं से आज मेरी चर्चा होगी उन लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू सो मच कि आपने हमें ऐसा मौका दिया कि आप जैसी शख्सियत को हम आज जान पाएंगे, हमारे व्यूअर्स जान पाएंगे। आपने देश के विकास में एक प्रण लिया और उसमें डटे रहे आज तक। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश की सेवा में। तो बिल्कुल नहीं, ये तो युवा आपने जैसे बताया कि युवाओं के प्रेरणा के लिए ये पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, और युवा इस देश का भविष्य है। और वो लोग मोटिवेट रहें, वो लोग देश के लिए कुछ काम करने का जज्बा लेके आगे बढ़ें, तो मुझे बहुत खुशी होगी, उन्हें कुछ प्रेरणा मिलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। डेफिनेटली सर। सर, अभी जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि टेस्टप्रेन्योर के बारे में जो हम एक पहल कर रहे हैं, देश में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है। तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि आपकी जो राय है टेस्टप्रेन्योर के बारे में, आप युवाओं के साथ वो साझा करें। देखिए, ये नया वर्ड है। एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज हर क्षेत्र में एंटरप्राइजिंग लोग आगे बढ़ के अपने जो कैपेसिटी है उसके माध्यम से देश के लिए, डेवलपमेंट के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और उससे अपना व्यक्तिगत परिवार का भी उनको लाभ प्राप्त होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड है। और ये जो फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ये जो आपका पूरा ये जो टेस्टप्रेन्योर जी। टेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप का इनिशिएटिव है, मुझे इसको शुभकामनाएं देते हुए अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। आपके बारे में बात करते हैं। आपने कब शुरुआत करी थी? आपके बारे में हमने ये भी जाना है कि आप जस्ट 13 इयर्स की एज में आपने आपातकाल के टाइम पे संघर्ष में आप शामिल हुए थे। तो वो कैसे हुआ था? देखिए, बात यह है कि मैं बचपन से जिस माहौल में रहा उसमें हर वक्त यह बात रहती थी कि देश सबसे पहले, उसकी प्रगति, उसका विकास, उसकी उन्नति, यह प्रथम हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ओके। पर 13 साल का बच्चा तो बहुत नाजुक होता है। आपको ऐसा कब लगा कि नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 13 इयर्स का भी होकर के भी मैं देश के विकास में मैं काम कर सकता हूँ, और आपने वो स्टेप ले लिया? देखिए, अगर हम अपने आप को बचाते रहेंगे तो कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई महिला है, किसी के परिवार में बहुत से लोग हैं, उनको पालना है। तो सबके साथ, मनुष्य के साथ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती रहती है। आदमी को, हर व्यक्ति को देश सर्वप्रथम के अगर भाव लेके चलेंगे तो इंडिविजुअल इनकैपेसिटी, इंडिविजुअल जो कैपेबिलिटी है उसको के बियॉन्ड जाके देश के हित में काम करना। और वह एक यंग, मैं तो देखा है कि आज भी जब आप युवाओं के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, युवाओं में एक जज्बा होता है। अगर उन्होंने कोई मन में कोई बात ठान ली तो उसको पूरा करने का, फिर वो ये नहीं देखते कि इससे कितना मेरा नुकसान होगा। और ये दिल्ली स्टेडियम की बात है? नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट के पास। जी जी, ठीक है। तो वहां से आपने शुरुआत करी एंड दैट्स हाउ यू एंटर्ड इनटू द पॉलिटिक्स, राइट? तो आपने कब शुरुआत करी पॉलिटिक्स में, एक जो सक्रिय तौर पे जो आपने अपने राजनीति का करियर शुरू किया, वो कब किया, कौन से साल में? सन 2000 में मैं लिखना काफी लिखता था अखबारों के लिए। मेरे अखबारों में छपते भी थे लेख। तो जनाब कृष्ण मूर्ति जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और बोला, आप लिखते हो, अच्छा लिखते हो, आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे? तो उन्होंने कहा कि हमने एक इंटेलेक्चुअल सेल बनाया है प्रबुद्ध वर्ग का, शनिवार को मीटिंग करते हैं, तो वहां पे आके आप उसमें विभिन्न विषयों में, देश हित में क्या होना चाहिए, पार्टी ने क्या विषय उठाने चाहिए, समाज के लिए क्या आवश्यकता है, ऐसी चर्चा करके हमारे लिए इनपुट होता है।
शनिवार मीटिंग होती है तो आप आइए। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया, उनकी बात मुझे अच्छी लगी। मैं मानता हूँ कि जैसे व्यक्तिगत गुण की आवश्यकता है, पॉलिटिकल पावर भी आपको जरूरी है। मेरी अच्छी सोच हो सकती है, आपकी अच्छी सोच हो सकती है, बच्चों की, कईयों की, सबकी, लेकिन जब आपको उसको इम्प्लीमेंट करने का एक मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशन, संस्था या टूल नहीं मिलेगा तो आप उसको अचीव नहीं कर सकते। अच्छा मजबूती से अचीव नहीं कर सकते। आपके आइडिया आपके मन में ही रह जाते हैं। तो आप राजनीति के क्षेत्र में भी हैं, समाज सेवा भी जारी है और पढ़ाई में तो आप दिग्गज हैं ही। आपने लेखन भी काफी टाइम से जारी रखा है। 2000 में आपने अपने करियर की शुरुआत करी। भारतीय जनसंघ की शुरुआत हुई थी 1951 में। उसके बाद में बहुत सारे बदलाव हुए। पार्टी ने शुरुआत में मेरे ख्याल में सिर्फ 3 सीटें जीती थी जब पहला इलेक्शन हुआ था। वहां से अब तो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी वाली सरकार बन चुकी है और 3 बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री पद पर आसीन भी हो चुके हैं। बहुत सारे बदलाव आए हैं इतने सालों में, लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के नाते आज अगर आपसे बात करें कि जो युवा है उनके जीवन में आर्थिक आजादी के क्या मायने हैं आज? तो मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस सबके लिए आवश्यक है। आर्थिक रूप से संपन्न होना, इंडिपेंडेंट होना, ये बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको सही कैरियर को ध्यान में रखना है। सही कौन से फील्ड में आपको जाके आपको आर्थिक रूप से संपन्नता मिलेगी, इसका भी ध्यान रखना है। और यह भी ध्यान रखना है कि हर मनुष्य का या हर व्यक्ति का, हर युवा का एक अपनी इंक्लिनेशन भी होती है, बेसिक कैपेसिटी। कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई लेखक बनना चाहता है, कोई फिल्म में काम करना चाहता है, कोई अलग अलग तरह के सर्विसेज में जाना चाहता है, एग्रीकल्चर, ये बहुत सारे आयाम है। तो उसको अपने कैरियर को ध्यान रखना है, क्या कैरियर मुझे लेना है। थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आपने गिबली आर्ट सुना है? गिबली आर्ट, हाँ सुना है आपने? बनाया भी है? हाँ ट्विटर पे डालते हैं, हमारे साथ लोग हैं, कई बार मुझे भेज देते तो मैं भी पोस्ट कर देता हूँ, अच्छा लगता है जी। पर एआई का जो यूज है वो कैसे हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को बेहतर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं? आपके क्या पर्सपेक्टिव होंगे इस बारे में? देखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक हमारे देश का, प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। और इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने हमारी ग्लोबल पहचान बनाई है। G20 अभी भारत में हुआ था, उसमें ग्लोबल लीडर्स, इवन यूएस के प्रेसिडेंट वगैरह सब भी आए थे। उन लोगों ने भी जो भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अप्रिशिएट किया। और भारत ने, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का हमारा जो नारा है, जो सोच है कि नॉलेज इज फॉर एवरीवन, करेक्ट है ना, जो समाज के हित में, विश्व के हित के कल्याणकारी जो काम है वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल लेवल पे अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को काफी इफेक्टिवली अवेलेबल करवाया है। और कोविड में हमने देखा कि हमारे देश में जो मैत्री था, इसका वैक्सीन मैत्री जो था, वो बहुत अप्रिशिएट हुआ। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका कि वेरियस एप्स बने होंगे, आप सबने देखे होंगे, डिजी लॉकर यूज करते होंगे, फिर नमो ऐप तो इंफॉर्मेशन का है, बट आपको डिजी लॉकर, डिजी यात्रा, आप कोविड का जो कोविन है, फिर सरकार के विभिन्न आधार कार्ड के इनिशिएटिव है, जैम ट्रिनिटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, फिर अभी और जो इनिशिएटिव्स हैं उनके माध्यम से जो जन कल्याणकारी योजनाओं का डीप पेनिट्रेशन है, सैचुरेशन लेवल तक जन कल्याणकारी योजनाओं को जो इफेक्टिवली जो बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, एलिजिबल व्यक्ति है, उस तक सरकारी योजनाओं की पहुंच डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, मोबाइल है, बैंक अकाउंट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, वेरियस ये जो
एप्स हैं, इनके माध्यम से सरकार इफेक्टिवली बिना किसी लीकेजेस करप्शन के पहुंचाने में सफल हुई है। आत्मनिर्भर 2047 तक हमें बनना है। आत्मनिर्भर भारत 2047 का जो मिशन है वो करोड़ों भारतीयों का सपना है, एक उम्मीद है, और उस राह पर हम चल रहे हैं अभी। तो जिस स्पीड पे अभी हम चल रहे हैं उसी पे ही चलने की नीड है। हम उस गोल को अचीव कर लेंगे इस स्पीड पर, या फिर कुछ चुनौतियां हैं, और अगर हैं तो उनके क्या हल हैं आपके राय में? देखिए, अगर आप विश्व गुरु ग्लोबल लीडरशिप अटेन करना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका आके कहेगा कि अरे भारत तुम विश्व गुरु बन जाओ, हमें लीड करो। ऐसा कहीं नहीं होता। आपको या तो आप मीडियोकर रहने के लिए खुश हैं, तब तो आपको कोई चैलेंजेस नहीं है। आप तेजी से आगे बढ़ना चाहेंगे, कुछ अचीव करना चाहेंगे, एक रिकॉग्निशन के रूप में आप आगे बढ़ोगे, तो आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। ऐसे ही जब भारत ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहा है 2047 में, इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की बात कर रहा है, विकसित भारत की बात कर रहा है, तो ग्लोबल चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। चाहे वो चीन को लेके हो, पाकिस्तान को लेके हो, अभी यूएस के टैरिफ वॉर चल रहे हैं, इसको लेके है, इंटरनल जो टेररिज्म है, नक्सलवाद है, ये सब चैलेंजेस तो आएंगे। लेकिन आपकी कमिटमेंट उन चैलेंजेस को डील करके आत्मविश्वास के साथ, संकल्प के साथ आगे बढ़ना में कितनी आपकी संकल्प शक्ति है, वो डिटरमिन करेगी आपकी सक्सेस को। आपने पड़ोसी देश की बात करी है, तो ऐसे में मैं जानना चाहूंगी आपकी राय। एज एन इकोनॉमिस्ट, आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध हैं वो अगर सुधर जाते हैं तो एज एन की दोनों ही कंट्रीज की इकोनॉमीज को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा? देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत छोटी है। दुश्मन के साथ दोस्ती करोगे तो धोखा ही खाओगे। आपने पाकिस्तान के साथ बहुत कोशिश कर ली, हर बार उसने आपको पीठ में छुरा घोंपा है। दुश्मन के साथ दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। दुश्मन के साथ दुश्मन का ही व्यवहार करना चाहिए, है ना? और वह इस पाकिस्तान को बार बार समझा चुके हैं, फिर भी वो टेररिस्ट की फैक्ट्री चलाता है। 1000 कट्स इन्फ्लिक्ट करेंगे भारत को, ये उसकी स्टेटेड पॉलिसी है। उसके जो टेररिज्म को वो पूरी तरह से संरक्षित करता है, उसकी आर्मी उसको बैकिंग करती है। कारगिल युद्ध में देखा, सब जगह देखा। तो व्यापार एक महत्वपूर्ण मुद्दा, व्यापार के लिए हम ये अपना नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को सबवर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं। हमारे पास अपना डोमेस्टिक बाजार है, ग्लोबल लेवल पे हम अपने मित्र देशों के साथ व्यापार करेंगे। ओके सर, तो अभी एक रैपिड फायर हो जाए और आपको आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा इन्हें आंसर करते हुए। सो रेडी? यस। एक शब्द में आपको खुद को क्या कहना पसंद करेंगे, इकोनॉमिस्ट या फिर कार्यकर्ता या थिंकर? देखिए, मुझे अर्थव्यवस्था का ज्यादा इंटरेस्ट है, तो और मुझे लगता है कि ग्लोबल लेवल पे अगर लीडरशिप लेनी है तो इकोनॉमिक पावर होना बहुत जरूरी है। तो आई वुड प्रेफर टू बी कॉल्ड इकोनॉमिस्ट थिंकर। ओके। संसद में बहस करना ज्यादा मुश्किल होता है या न्यूज चैनलों पे डिबेट? संसद में ज्यादा है, क्योंकि देयर यू हैव टू हैव ए कंटेंट। उसमें न्यूज चैनल में तो समय की बहुत कमी, मर्यादा बहुत छोटा रहता है। ठीक है। अगर आपको एक दिन के लिए भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए तो क्या पहला काम आप करेंगे? देखिए, बिजनेस और फाइनेंस के लोगों को भी हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एडवाइजर के इन एडिशन डिसीजन मेकिंग में लाना पसंद करेंगे। डीमोनेटाइजेशन पर आपको 5 सेकंड में एक पंच लाइन बतानी है। इट हैज हेल्प्ड क्रिएट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। जीएसटी आपके हिसाब से मिसअंडरस्टूड शब्द है या फिर सबसे क्रांतिकारी कदम? बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, नॉट फिनिश येट। इसका ट्रू बेनिफिट विल बी रियलाइज्ड बाय इन फ्यूचर। विपक्ष की कौन सी एक आर्थिक सोच है जिसे आप सही मानते हैं? सही मानते हैं आर्थिक सोच विपक्ष की?
मैं तो आर्थिक सोच ही नहीं है उनकी, दे आर कंफ्यूज्ड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, इन दोनों में से किसे आप ज्यादा अहमियत देते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनकॉर्पोरेट्स ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके। एक किताब जिसने आपकी आर्थिक सोच को बदल दिया। आर्थिक सोच को बदल दिया, दत्तोपंत ठिंगड़ी जी की एक पुस्तक है थर्ड वे, और उसमें उन्होंने यह कहा है कि कैपिटलिज्म सोशलिज्म दो ही थॉट्स हैं जिसके ऊपर विश्व चल रहा है, बट उन्होंने कहा वी शुड वर्क फॉर एन ऑल्टरनेटिव थॉट। तो उसने मुझे सोचने पे विचार किया, जो भारतीय संस्कृति पे आधारित आर्थिक सोच है। हमारे यहाँ पे काफी चीजें हैं जो कि उस किताब ने मुझे अपने थॉट प्रोसेस को और आगे बढ़ाने में। कैसे? क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट एन ऑल्टरनेटिव वे अदर देन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, एक थर्ड वे बेस्ड ऑन इंडियन ईथोस, इंडियन वैल्यूज। तो दैट इज द एग्जिस्टिंग ना, हमारा तो मिक्सचर है ना। हाँ नहीं, ये तो मिक्सचर तो है, लेकिन उसको अल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस को डेवलप करना चाहिए। वी शुड हैव एन इंडियन वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो अकॉर्डिंग टू यू कि वो क्या होना चाहिए? क्या हम उसको एक नाम कब दे पाएंगे, या क्या नाम, अगर आपके अकॉर्डिंग अभी पूछूं क्या नाम है? मैं उसके लिए सबसे अच्छा जो शब्द इस वक्त सोचता हूँ, जिसपे मैं काम भी कर रहा हूँ, वो कल्चरल इकोनॉमी है। भारत की विरासत भी और विकास भी, जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका इकोनॉमिक कनेक्ट इस्टेब्लिश करेंगे तो वो हमारी इकोनॉमी को बहुत तेजी से कैटलाइज करेगा। तो ये कल्चरल इकोनॉमी। कल्चरल इकोनॉमी। ओके। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो आप कौन से प्रोफेशन में होते? हाँ, ये जो राजनीति में नहीं होता तो मैं जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में काफी काम कर रहा हूँ। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, विकसित भारत, कौन सा इनिशिएटिव आपके सबसे करीब है? डिजिटल भारत। G20, WTO, वर्ल्ड बैंक, किस मंच पर भारत को सबसे ज्यादा दृढ़ होने की जरूरत है? G20, WTO और वर्ल्ड बैंक। WTO को इस वक्त हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि जो बायलेटरल टैरिफ वगैरह जो चल रहे हैं उसमें WTO प्लेटफॉर्म डेवलपिंग कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को हेल्प कर सकता है, और उसके माध्यम से हम इन कंट्रीज की लीडरशिप अटेंड कर सकते हैं। तो WTO पे हमें अभी फोकस करना चाहिए। यू नो व्हाट, मैंने यही गेस किया था आपके लिए। आप संसद में हैं और सोशल मीडिया पर भी हैं, तो इन दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म आपको अपनी बात रखने में ज्यादा हेल्प करता है? अभी मैं संसद में नहीं हूँ, आने वाले समय में शुभकामना होगी तो जरूर जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि संसद में जाना पॉलिटिशियंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे आप अपनी चीजों को इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप समाज के हित के क्वेश्चंस उठा के मिनिस्टर्स को, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी बना सकते हैं। करेक्ट, और वो इम्पैक्टफुल भी होगी। यस। एक युवा जो राजनीति में आना चाहता है, उसको सबसे पहली कौन सी स्किल सीखनी चाहिए? कम्युनिकेशन के लिए, यानी यू हैव टू बी वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेटर। भाषण दे सकते हैं, और भाषण तब दे सकते हैं जब आपके पास कंटेंट हो। डिलीवरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट कंटेंट भी इम्पॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन स्किल और उसके लिए नॉलेज बेस। करेक्ट। एट लास्ट, दो सबसे फेवरेट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा भारतीय इकोनॉमिस्ट है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है या करती हैं? अभी का या पुराना? तो कभी का भी, हमारे पूरे इतिहास को अगर हम उठा के देख लें तो सबसे बड़ा तो चाणक्य को ही मानेंगे, क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र को एक नया आयाम दिया, उसको एक शास्त्र के रूप में स्टैब्लिश किया, और उन्होंने जो सत्ता में जो इसका जो अर्थतंत्र का योगदान है उसको बहुत अच्छी तरह से कोडिफाई किया। हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन अपार्ट फ्रॉम यू? मोदी जी हमें ही इंस्पायर्स, कि मतलब ही हैज कमिटमेंट एंड विल पावर एंड zeal to
do something for the country. करेक्ट। पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज हैं, लाइक इट्स अराउंड 250 कंट्रीज, ठीक है। तो उन सभी देशों में हमारा देश ऑब्वियसली सबका फेवरेट होता ही है, अपना देश, महान देश, भारत देश, मेरा देश। लेकिन ऐसा कौन सा एक कंट्री है जिसकी इकोनॉमी आपको प्रभावित करती है? इकोनॉमी प्रभावित चीन का डेवलपमेंट मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए रास्ता दिखा सकता है। हमारा और चीन का एक ग्लोबल लेवल पे इक्वल कंट्रीब्यूशन एक समय में था ग्लोबल इकोनॉमी में। उसके बाद हम पराधीन हुए 1000 साल का, हमारी इकोनॉमी काफी डाउन हो गई। हम लगभग 26-27% ग्लोबल ट्रेड में जीडीपी में पार्टिसिपेट करते थे। 1000 साल की गुलामी के बाद 2% से नीचे हमारी हो गई कंट्रीब्यूशन, और उस 70 तक हमारी और चीन की इकोनॉमी काफी सिमिलर लेवल पे से ही खींचतान के चल रही थी। उसके बाद सडनली चीन ने एक डेवलपमेंट लेवल पे काम किया और आज डेवलप नेशन के रूप में है। तो हमें बहुत चीजें उससे सीख सकते हैं, और हमारे लिए उसकी गलतियां भी कुछ हैं। मैं तो 8 बार चीन में गया हूँ, बहुत अच्छी तरह से उसको स्टडी किया। उसके कुछ इम्पैक्टफुल नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं जो हमारे लिए शिक्षा भी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो वो मॉडल अच्छा है जो कि, क्योंकि छोटे छोटे कंट्रीज तो कई हो सकते हैं, लेकिन ये सब है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, बट इट इज नॉट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज। तो भूटान है, ये कंट्रीज हैं, बहुत छोटे हैं, ये भी अच्छे हैं। उन्होंने ह्यूमन हैप्पीनेस को एक बेस माना है, बट टू एम्यूलेट एंड टू स्टडी एंड देन वर्क ऑन सम मॉडल फॉर इंडिया ग्लोबल लेवल पे इस वक्त हम उसको देख सकते हैं। करेक्ट सर। जाते जाते आपसे एक चीज पूछूंगी, जब आप रीडिंग्स करते हैं उस टाइम क्या आप मतलब प्रेफर करते हैं, चाय या कॉफी? वैसे तो मैं जनरली चाय ही पीता हूँ, लेकिन कॉफी का भी शौक है कि कॉफी, मुझे फिल्टर कॉफी बहुत पसंद है। और मैं दक्षिण भारत में मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। केरला बहुत घुमा हूँ, तमिलनाडु घुमा हूँ, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ अभी भी वो कल्चर प्रिजर्व करके उन्होंने रखा हुआ है, इसलिए मुझे वहाँ की कॉफी भी पसंद है। बेहतरीन सर। सर, टेस्टप्रेन्योर में जो स्टूडेंट्स या जो लोग अपने स्टार्टअप को पिच करने जा रहे हैं, आप उन्हें क्या विशेस देना चाहेंगे, गुड विशेस, कि वो अपने आइडियाज को कैसे प्रेजेंट करें, उनके लिए टिप भी बताएं? देखिए, टेस्टप्रेन्योर के एंटरप्रेन्योर्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने मन में जो आए वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपने को जो अच्छी लगती हैं चीजें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बट एक उसका इकोनॉमिक कनेक्ट स्टैब्लिश करना चाहिए। क्योंकि अर्थकरी च विद्या का जो महत्वपूर्ण हमारा देश में स्टेटमेंट है, वह विद्या का, नॉलेज गेनिंग का तो एक एस्पेक्ट है, बट इट शुड हैव एन इकोनॉमिक, इट शुड बी कनेक्टेड इकोनॉमिकली टू योर लाइफ। तो इसलिए आप जो करें, शौक करें, हॉबी करें, लेकिन हॉबी के बजाय उसको अपने एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में, आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है तो आइसक्रीम का बिजनेस करिए, आपको डोसा अच्छा लगता है तो, साउथ इंडियन फूड लगता है तो अच्छा उस तरह से करिए। एक बात में मेरे अपना कल्चरल इकोनॉमी की मैंने बात की थी, आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप दक्षिण भारत में कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आप क्या बनाएंगे? डोसा बनाएंगे, इडली बनाएंगे। मुंबई में आप रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आप वड़ा पाव बनाएंगे। नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में खोलेंगे तो लस्सी और छोले भटूरे बनाएंगे। तो इंदौर वगैरह जाएंगे तो पोहा का दुकान खोलेंगे। मुझे कल्चर को स्टडी करके अपने टेस्ट एंटरप्रेन्योर को उस कल्चर के साथ आप
अलाइन करेंगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो वहाँ के लोकल लाइकिंग को आप स्टडी करिए, उनके कल्चर को स्टडी करिए, उनकी प्रेफरेंसेस को स्टडी करिए और फिर अपने टेस्ट एंटरप्रेन्योर को उसके साथ अलाइन करके करेंगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। पॉडकास्ट में आपने अपनी राय, ओपिनियंस, पॉइंट्स इतने दृढ़ निश्चय से रखे हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातें करके। एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना प्रेशियस टाइम दिया। एंड आई विश कि हम आपको जल्दी संसद में देख पाए। थैंक यू तेजस्वी जी। और